अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मटीरियलिटी में सो तो नहीं गए? हाँ, कितने मटीरियल लोग जागे हुए हैं? तो 4 लोग। ये तो मटीरियलिटी सम से नीचे है ये तो। अच्छा, मेरा सेशन है आईटी ऑडिट का। वाइल प्रेजेंटेशन इज पुट अप ऑन द स्क्रीन। कितने लोगों ने आईटी ऑडिट किया है? नहीं, किसी ने भी नहीं। कितनों का ख्याल है कि ये इम्पैक्ट करेगा आपको? तो 2 लोग, 4, 5, 6। मुझे लग रहा है मुझे नीचे आना पड़ेगा। अगर प्रेजेंटेशन भी पुटअप कर दें, क्यों जरूरी है आईटी ऑडिट? कितना लोगों का ख्याल है जरूरी नहीं? आप भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से? कैसे हैं? क्या ख्याल है, आईटी ऑडिट जरूरी है नहीं है? बड़ा हो, every organization has some IT system. तो मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ, आईटी ऑडिट कितने लोगों के ख्याल में जरूरी है? अभी भी कुछ लोग फिर भी चले डिमिनिश से नीचे हैं, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, तो वी कैन हैव दैट। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा शॉर्ट है, विल ट्राई टू स्क्वीज इन के आईटी ऑडिट में क्या चीजें हैं। आइजा 315 पढ़ा है आप लोगों ने? नया वाला आइजा 315 आईटी ऑडिट से ताल्लुक नहीं है उसका। आइजा 315 रिवाइज्ड दिसंबर 15 2022 से एप्लीकेबल हो रहा है। दैट मीन्स कि दिसंबर 31 का ऑडिट उसी आइजा 315 के तहत होगा। नहीं, आइजा पढ़ाते हैं आईकत है सिलेबस में? आइजा 315? यस नो? क्या हो गया यार, ये तो आधा घंटा उठाने में लग जाएगा। फिर से दोबारा से आइजा 315 पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है। आइजा 315 में बहुत मेजर चेंज आया है। आइजा 315 के तहत आपने एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना जरूरी है, जिसके अंदर उसका आईटी एनवायरनमेंट भी मौजूद है। प्रेजेंटेशन अगर प्लीज स्क्रीन पे डालें। सो आईटी ऑडिट हमें किन जगहों पे करना है? आईटी ऑडिट हमें उन जगहों पे करना है जहां वी इंटेंड टू रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। ठीक है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स किसी भी ईआरपी, किसी भी सिस्टम में, फॉर एग्जांपल सिंपल प्रोक्योरमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। परचेज ऑर्डर बना, रेज हुआ, अप्रूव हुआ, अब जीआरएन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है। इनवॉइस उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है। अगर मैंने उस पर रिलायंस प्लेस करनी है तो आई नीड टू डू सर्टेन थिंग्स बिफोर आई कैन रिलाई ऑन दैट कंट्रोल। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम बिल्कुल सब्सटेंटिव अप्रोच रखें ऑडिट की, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, अब तक चल रही है, वो शायद आगे भी बहुत सी जगहों पे चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सब्सटेंटिव अप्रोच खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे क्लाइंट्स इवन स्मॉल एंड मीडियम में दे आर मूविंग टूवर्ड्स सिस्टम, तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या आईटी ऑडिट करके हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर रिलायंस प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ यू कैन डू दैट तो हमारा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे। इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है कि जब आप किसी भी सिस्टम से रिपोर्ट्स निकालते हैं और उन रिपोर्ट्स पे रिलायंस प्लेस करते हैं, स्टिल यू नीड टू डू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑन द सिस्टम। ये भी बड़ा अच्छा होता है, आईटी की जब होती है तो कुछ ना कोई आईटी का इशू भी आ जाता है, एंड दे आर टेस्टिंग माय मेमोरी कि मैं प्रेजेंटेशन पूरी याद करूं। किसी भी आईटी ऑडिट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है आईटी जर्नल कंट्रोल्स को टेस्ट करना। आईटी जर्नल कंट्रोल क्या, ये पहली दफा किसी ने नाम सुना है? जर्नल कंट्रोल्स सुना है किसी ने? नहीं सुना? आइजा 315 में भी है ना? 315 में, ठीक है। आईटी जर्नल कंट्रोल्स स्टार्ट करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट से। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आईटी स्टीयरिंग कमेटी, मिनट्स, स्टीयरिंग कमेटी, ये सारी चीजें एक ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट। वो हम वैसे भी नॉर्मल ऑडिट में भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा फोकस आईटी पे होता है। फिर कुछ डोमेन्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में भी, प्रेजेंटेशन आ गई है तो नेक्स्ट पे ले जाएं प्लीज। तो उस पे
देयर आर फ्यू अदर मॉड्यूल्स जिनको हम चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, प्रोग्राम चेंजेस, और क्यों करना है मैं बताता हूँ। मैं थोड़े से डोमेन्स बता दूं। दूसरा हमें चेक करना है एक्सेस मैनेजमेंट। तीसरा हमें चेक करना है प्रोग्राम डेवलपमेंट, कंप्यूटर ऑपरेशंस, और आजकल की एक नया बज़वर्ड विच इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट तो समझ में आया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जरूरी है। आइजा भी कहता है कि ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर द कंट्रोल्स टू वर्क प्रॉपर्ली। प्रोग्राम चेंजेस क्यों जरूरी हैं? हमारा ऑडिट इस चीज पे बेस करता है कि कोई भी कंट्रोल अगर ऑपरेटेड है, इफेक्टिव है, तो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। तो अगर हम साल के एंड में गए और पता चला एक प्रोग्रामर बैठा हुआ है यहाँ पे, उसने प्रोग्राम चेंज कर दिया, कंट्रोल ठीक कर दिया, और साल के शुरू में वो प्रोग्राम में नहीं था, सो वी नीड टू इंश्योर कि कंट्रोल थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट हो रहा था। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम चेंजेस पे कंट्रोल जो हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए थ्रू आउट द ईयर। एक्सेस, किन लोगों को एक्सेस है? क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज? अगेन सेग्रीगेशन ड्यूटीज हम चेक करते हैं मैनुअली। तो सिस्टम में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मौजूद हैं या नहीं मौजूद, उसको देखना, क्योंकि सिस्टम में एक इशू ये है कि आपके पास हार्ड कॉपी में ट्रेल अवेलेबल नहीं है। तो जब हार्ड कॉपी में ट्रेल अवेलेबल नहीं है तो एवरीथिंग इज इन दैट ब्लैक बॉक्स। उस ब्लैक बॉक्स में हमें चेक करना है कि प्रिविलेज यूजर्स के पास या इन लोगों के पास जो एक्सेस है कि वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकते जिसका कोई ट्रेल अवेलेबल ना हो। एज एन ऑडिटर वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट ट्रेल, एंड दैट्स द लॉजिकल थिंग इवन इन द आईटी ऑडिट। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर हमें एक्सेस, कंप्यूटर ऑपरेशंस में जो 2-3 मेजर एरियाज हैं जो हमें देखने की जरूरत है, वो ये है कि बैकअप्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, रिस्टोरेशन टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता डिजास्टर हो गया या कोई सिस्टम में इशू आ गया तो बैकअप की रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगी। बाज़ दफ़ा एक और चीज़ जो चेक करते हैं वो प्रोग्राम डेवलपमेंट है। जनरली मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं कहूँगा, तो एक सवाल ही आता है कि प्रोग्राम चेंजेस और प्रोग्राम डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। बहुत एक फाइन लाइन ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क भी है। वो ये कि अगर किसी क्लाइंट पे तो मेजर सिस्टम लग रहा हो तो हम ये नहीं कहते कि प्रोग्राम चेंज है, हम कहते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट है, एक ऑल टुगेदर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लाइंट है, वहाँ पे आज एक कोई छोटा ERP चल रहा है, लेट्स नॉट टेक नेम, बट आज वो कहता है कि मैं Oracle फाइनेंशियल या SAP लगा लूंगा। दैट्स अ मेजर प्रोग्राम डेवलपमेंट। उस प्रोग्राम डेवलपमेंट में हमें ऑथराइजेशन तो देखनी है, साथ में डेटा की माइग्रेशन को भी देखना है। सो दिस इज व्हाट प्रोग्राम डेवलपमेंट इज। नहीं, आप ही कर दें, यहाँ भी स्क्रीन पे नहीं। ठीक है, चले हम इसको आगे क्विकली स्किप कर दें, दूसरी तीसरी स्लाइड पे आ जाए। ठीक है, सो आई थिंक थोड़ा सा मैंने हाई लेवल दे दिया, लेकिन ये स्लाइड अगर हम पिछली स्लाइड पे आ जाए, अगर पिछली स्लाइड को हम देख लें, दिस समराइजेज द होल IT ऑडिट। देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के असर्शंस को हमें एड्रेस करना होता है, थिंग्स लाइक एक्यूरेसी, राइट एंड ऑब्लिगेशंस, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर हम टॉप डाउन चलें, अभी बात हो रही थी FSLI लाइन आइटम वाइज, तो किसी भी लाइन आइटम को, लेट्स पिक अ लाइन आइटम जो कि आइजा के हिसाब से हाई रिस्क भी होता है, रेवेन्यू ले लेते हैं। ठीक है, सो अगेन रेवेन्यू में हमें सर्टन असर्शंस एड्रेस करनी है, कट ऑफ एड्रेस करना है, एग्जिस्टेंस एड्रेस करनी है, कंप्लीटनेस करनी है। अब अगर यहाँ पे मैंने ऑडिट करना हो तो टिपिकली क्या तरीका कार है कि मैं सब्सटेंटिव अप्रोच, मैनुअल टेस्टिंग कर लूँ, या अगर सिस्टम से ट्रांजैक्शंस आ रही हैं तो सिस्टम्स को देख लूँ। अब सिस्टम्स को देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि मुझे देखना पड़ता है कि यहाँ पे रिस्क कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है। एक एग्जाम्पल रेवेन्यू के अंदर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की कि जी प्राइसिंग ऑलरेडी सिस्टम में फीड इन हुई है। शॉपिंग करने जाते हैं, इस तरफ ज्यादा देख रहा हूँ, इस तरफ कम देख रहा हूँ, ये भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं नहीं जाते शॉपिंग के लिए। प्राइस बार बार नहीं डालता आपके पॉस्ट पे, इसका मतलब प्राइस कहीं सेट हुई है।
तो अगर हम ये चेक कर ले कि ये प्राइस के ऊपर कंट्रोल मौजूद है, तो इसका मतलब रेवेन्यू जितनी दफा भी रिकॉर्ड होगा वो उसी ऑथराइज प्राइस पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक ऑटोमेटेड कंट्रोल देखना है जो प्राइस को कंट्रोल करता है। ठीक है, पीछे आ जाए, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल नहीं है। सो दो तीन चीजें बेसिकली हमारे ऑडिट को एड्रेस करती हैं, या तो हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स देखें, या हम मैनुअल कंट्रोल्स पे काम करें, या कुछ आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स क्या है? कोई रिपोर्ट एक्सट्रैक्शन हो गई, एजिंग की रिपोर्ट निकाल ली हमने, रेवेन्यू की रिपोर्ट निकाल ली सिस्टम से, और इन सब को चेक करने के लिए हमें आईटी जर्नल कंट्रोल्स, इसका कुछ नाम आइजा में जर्नल कंट्रोल्स भी कहा जाता है या जर्नल टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स भी कहा जाता है, ये हमें करना जरूरी है। आईटीजीसी डायरेक्टली किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन को एड्रेस नहीं करता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके कंट्रोल्स ऑटोमेटेड कंट्रोल जरूर करते हैं, लेकिन आईटीजीसी के ऊपर चूंकि बेस्ड है, अगर आप इस इमारत को देखें, आपके नीचे आईटी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी इन्वायरमेंट है, उस पर रिस्क है, उस रिस्क को हमने मैनेज करने के लिए आईटी जनरल कंट्रोल चेक करने हैं, ताकि हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को के ऊपर रिलाई कर सकें। यही चीज आइजा 315 में अगर आप देखें, नेक्स्ट प्लीज, यही चीज अगर हम आइजा 315 में देखें, तो ये आइजा 315 ही है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि आइजा 315 का होपफुली यहाँ कोई ना कोई सेशन हो रहा होगा। आइजा 315 जो रिवाइज हुआ है उसके अंदर उसने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आप इवन आईटी कंट्रोल्स पर रिलायंस प्लेस नहीं करना चाहते, तब भी आपको आईटी कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रिपीट भी कर देता हूं कि इवन अगर आप सब्सटैंटिव टेस्टिंग करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, लेकिन स्टिल आपको आईटी कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनुअल ऑडिट्स भी जहां हो रहे हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईटी कंट्रोल एनवायरनमेंट की लेनी जरूरी है। इसलिए आईटी ऑडिट विड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आइजा 315 इस पे फोकस कर रहा है। अगर आप देखें तो इसमें भी पिछली डायग्राम के हिसाब से वही बातें कर रहा है कि हम देखते हैं कि क्या आईटी डिपेंडेंसीज है और फिर हम एक एक करके उनको एड्रेस करते हैं, और अगर कहीं इश्यू आता है तो फिर हम ये देखते हैं कि इन इश्यूज को हमने कैसे एड्रेस करना है। एक जो चीज मजीद आइजा 315 ने टच अपॉन कर दी है, जो आज के सेशन में बिल्कुल भी नहीं हो सकती, विच इज रिसेंटली जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, कि हो सकता है आपके क्लाइंट पे एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो। अच्छा, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, अगेन बाय नेचर दीज आर कॉम्प्लेक्स क्लाइंट्स, यहाँ साइबर सिक्योरिटी जनरली टिक लगेगा आपका, साइबर सिक्योरिटी पे आपको काम करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद साइबर सिक्योरिटी की टेस्टिंग करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या कंट्रोल्स अपने पास लगाए और क्या उस कंट्रोल्स के होते हुए मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इफेक्ट आ सकता है। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी हमारे ऑडिट के अंदर और ज़्यादा इनकलकेट हो जाएगी when we start doing audit as per the new ISA 315 revised. ठीक है, ITGCs obviously क्यों रेलिवेंट हो सकते हैं? अगर हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है सिस्टम के थ्रू, हमें किसी रिपोर्ट्स पे रिलाई करना है जो सिस्टम से निकल रही हैं। अभी हमने 3-वे मैच की बात की, POGRN इनवॉइस, उस पर रिलायंस करना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को देखना है, क्योंकि आईटी के होते हुए, ईआरपी के होते हुए, आपके प्रिविलेज यूजर्स जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सेस मौजूद है। सो वी नीड टू मेक श्योर के प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस मौजूद हों। ऐसे जैसे मैंने कहा कि मैनुअल जब हम ऑडिट करते हैं तो आसान है, हमने साइन देख ली कि जी ये समी की साइन है, शौकत की साइन है, ये अल्ताफ भाई की साइन है, नजर आ गया, साइन में कोई इशू हुआ तो हमने उसको क्वेश्चन कर लिया। यहाँ विजिबिलिटी नहीं है, सो वी नीड टू गो बिहाइंड कि अच्छा यार क्या ऑडिट लॉग्स अवेलेबल है, उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। We cannot rely on IT systems or data therein without effective ITGCs. अभी तो हम एक
पहली दफा एक बात की कि ITGC है क्या, अब एक सवाल ये आ गया कि इफेक्टिव ITGC क्या है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिन जगहों पे भी हम भी काम करते हैं जरूरी नहीं कि हम कहें कि IT जनरल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं फॉर मी टू रिलाई ऑन द ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो वो IT जनरल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस में किस तरह से इवैल्यूएशन होगी, विल कम टू दैट इन फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, अब जो डोमेन्स है IT जनरल कंट्रोल्स के, उसमें अगर हम देखें तो IT कंट्रोल एनवायरनमेंट सारा आ गया, जिसमें मैंने पॉलिसीज प्रोसीजर्स इन सब की बात की। इसमें सिंपली हमें जाके क्लाइंट से बात करना होगा कि आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपकी IT स्टीयरिंग कमेटी कैसे चल रही है, उसके मिनट्स बता दें, आपके बजट्स क्या है, आपका नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ IT, क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो यू विल गेट अ गाइडेंस कि किस तरफ आपका क्लाइंट मूव कर रहा है एंड वेयर शुड आई प्लेस माय एफर्ट्स ऑन इन टर्म्स ऑफ डूइंग दैट IT ऑडिट। इसके अंदर ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आजकल एक नया आ गया, आपके जिन ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो वहाँ IT इंटरनल ऑडिट भी जनरली होता है। तो इट्स अ गुड थिंग टू रीड थ्रू देयर रिपोर्ट्स एज वेल, सो यू विल गेट सम idea as to what IT internal audit is addressing. Next जो है वो एक्सेस है। एक्सेस को हमने ब्रीफली टच किया था। एक्सेस में ऑब्वियसली किसी भी हम डोमेन को स्टार्ट करेंगे वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से स्टार्ट होता है, लेकिन सेकंड फिर आता है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यूजर के क्या राइट्स एंड क्या उनको एक्सेसेस दी गई हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। अगर मैं अपने IT ऑडिट का लुबेलबाब निकालूं कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, तो दो डोमेन्स पे लगता है, एक एक्सेस और दूसरा प्रोग्राम चेंज। और जो अभी हमने बात की ना इफेक्टिव IT ऑडिट, जनरली ये दो एरियाज ऐसे हैं जो इफेक्टिव को इनइफेक्टिव या इफेक्टिव विद एक्सेप्शंस कर सकते हैं। वो क्यों? देखिए एक्सेस में क्या होता है, लेट्स सपोज हम आज एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हम सब इस रूम में आए, हम सबको एक्सेस मिल गया, जैसे ही कोई रूम से जाएगा उसकी एक्सेस खत्म करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स कि एक्सेस राइट्स का एक रिव्यू हो गया कि एक दफ़ा आपने एक्सेस दी फिर कर दिया। अभी मैं पार्टिसिपेंट था, अब यहाँ क्या गया तो मेरी एक्सेस चेंज हो गई। फर्स्ट आई वाज अ पार्टिसिपेंट, नाउ आई एम इन दिस रोल, तो मेरी एक्सेस चेंज हो गई। बट देन व्हेन आई गेट बैक डाउनस्टेयर्स मेरी एक्सेस फिर चेंज हो गई। सो समबडी नीड्स टू मॉनिटर कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम के साथ साथ आपका रोल IT में भी चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं पहले मैं रेवेन्यू का काम कर रहा था और मेरे पास रेवेन्यू की एक्सेस थी, अब पेबल में आ गया हूं, मेरी रेवेन्यू की एक्सेस अपनी जगह मौजूद है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इश्यू आ जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज अ क्रिटिकल एरिया। तो यहाँ पे जनरली हम काम क्या करते हैं? जनरली हम काम करते हैं, क्लाइंट से कहते हैं यार अपने यूजर की लिस्ट दो फ्रॉम HR, यूजर की लिस्ट दो फ्रॉम सिस्टम, क्रॉस मैच। वी लुक एट देयर रोल्स, क्या रोल्स उनसे कंज्यूमरेट करते हैं जो उनका काम। फिर हम देखते हैं कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए हैं उनकी रिवोकेशन कितने दिनों में हुई है, फौरन हुई है या अभी तक एक्टिव है। और अगर अभी तक एक्टिव है तो किसी ने उसके जाने के बाद उसको एक्सेस नहीं किया। ठीक है, सो वी आर कंसर्न अबाउट द बिजनेस यूजर एज वेल एज द प्रिविलेज यूजर। इन दोनों में फर्क क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जनरली लोग बिजनेस यूजर हैं, जबकि IT के लोग जनरली प्रिविलेज यूजर्स होंगे। सब नहीं होंगे, उनमें से चंद होंगे। तो प्रिविलेज यूजर के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, तो जितना आपके पास पावर ज्यादा है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, कि शायद स्पाइडरमैन ने कहा था, लेकिन यहाँ भी ये वैलिड है। सो जिसके पास जितना रोल है उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी उतनी चेकिंग ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्राम चेंजेस पे। प्रोग्राम चेंजेस में इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सब लोग उसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं कि अच्छा यार क्या सिस्टम लगना है, कैसे लगना है। फॉर एग्जाम्पल आप ICAP ने SAP लगाया, एक स्टीयरिंग कमेटी भी होगी, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तालियां बज गई, केक कट गए, शील्डें बढ़ गई, लेकिन होता क्या है जनरली उसके बाद। फिर अगर कोई चेंज कहता है फाइनेंस वाला कि मुझे चेंज चाहिए, तो क्या वो चेंज उसी तरह चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर के थ्रू जा रहा है या डेवलपर और फाइनेंस मिलकर अपनी मर्जी से चेंजेस कर रहे हैं? ये क्यों जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है?
देखें, कंट्रोल्स लगाना हमारा काम नहीं है, क्लाइंट का काम। क्लाइंट के लिए जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए कंट्रोल लगाना। क्यों जरूरी है? ताकि उसको पता चले चेंज क्या हो रहा है सिस्टम में। हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमें ट्रेल पता चले इस साल के शुरू में क्या कंट्रोल था, थ्रू आउट द ईयर क्या कंट्रोल था, और साल के एंड में भी वही कंट्रोल मौजूद है या नहीं। जैसे मैंने कहा, जनरली क्या होता है यहाँ पे, जब आप जाते हैं, आप क्लाइंट से कहते हैं मुझे लिस्ट दे दो, लिस्ट ऑफ चेंजेस। उस वक्त क्लाइंट सर खुजाना शुरू करता है, तो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ, कहीं स्प्रेडशीट में रखा होगा, कहीं लिस्ट में होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम पे रिलायंस बहुत मुश्किल है। बट हर जगह ऐसा नहीं होता। आप जाएंगे, कुछ जगह क्लाइंट कहेगा जी हमारे पास पूरा सिस्टम मौजूद है, हमारे सिस्टम से लिस्ट एक्सट्रैक्ट निकल आती है। अगर ऐसा केस है जहाँ पे पास सिस्टम से लिस्ट निकल आती है, क्लाइंट ने कंट्रोल अच्छा रखा हुआ है, आप कहेंगे अच्छा इसमें से 8 चेंजेस, 10 चेंजेस, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने सैम्पलिंग पढ़ी होगी, पढ़ेंगे या देखी होगी, डेफिनेटली सैम्पलिंग करते आ रहे हैं, तो आप एक सैंपल उठाएंगे कि अच्छा यार मुझे इन चेंजेस के चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म दे दो। उस चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या देखना है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन ऑफ अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस ने कहा मुझे एक एजिंग की रिपोर्ट चाहिए, तो इसका मतलब है फाइनेंस ने चेंज इनिशिएट की। इसके बाद डेवलपर ने उसको डेवलप किया, टेस्ट किया, और फिर फाइनेंस से कहा अब आप टेस्ट कर लो। वंस दैट हैज बीन टेस्टेड, फाइनली वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा। तो ये सारा ट्रेल आपको नजर आना चाहिए कि ये चेंज का रीजन क्या था, इस चेंज का इम्पैक्ट क्या था, और क्या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चेंज को पुश करने से पहले किसी ने इसको टेस्ट कर लिया है या नहीं। सो इन दोनों एरियाज में टिपिकली इश्यूज क्या नजर आते हैं? हम जाते हैं, हमें नजर आता है कुछ लोग छोड़ के चले गए, एक्सेस खत्म हो गई। फिर हमें क्या काम करना पड़ता है? देखना पड़ता है कि उनकी आईडीज एक्सेस तो नहीं, बाज़ दफ़ा हो भी जाती है। फिर देखना पड़ता है कि उनकी आईडीज से काम क्या हुआ। ठीक है, चेंजेस में बाज़ दफ़ा लिस्ट इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर हमें सिस्टम के अंदर जाके देखना पड़ता है कि सिस्टम में और क्या डेट्स नजर आ रही है लॉक्स के हिसाब से, कि क्या क्या चेंजेस और हुई हैं, और ट्रेस बैक करना पड़ता है कि इनके फॉर्म्स क्या हैं। तो टिपिकली इन दो एरियाज में आपका डिसीजन हो जाएगा कि आईटी जनरल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं। देखें, कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर पॉलिसी प्रोसीजर या आईटी स्टीयरिंग कमेटी के मिनट्स में कोई मसला है, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आता। गवर्नेंस का इशू है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना जरूरी है, लेकिन आपके आईटी कंट्रोल को डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट कंट्रोल्स कहते हैं, ये डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, इसके अलावा आईटी ऑपरेशंस में जो ज्यादा फोकस हमारा है वो बैकअप, डिजास्टर रिकवरी और ब्रीफली नेटवर्क मैनेजमेंट का है। बहुत ब्रीफ, हम यहाँ नेटवर्क रिव्यू करने नहीं आए, हमारा काम है कि देख लें। अच्छा, अगर एक सवाल है और अगर इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो हम सेशन क्विकली खत्म कर देंगे, वरना अगले वाले को मैं सेशन वाले को बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट पे बैकअप का इशू है, रिकवरी का इशू है, आपके ख्याल में क्या आईटीजीसी इस पे इफेक्ट आएगा? आएगा? क्यों? अच्छा जवाब है, मैं पूछूं क्यों? क्या ख्याल है क्यों आएगा? डेटा की रिलायबिलिटी इंपैक्ट है। अगर ईयर एंड के बाद हुआ मसला, फिर मैं यंग लोगों की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ। यंग लोगों ने आईटी ऑडिट पढ़ा होगा नहीं? आएगा इफेक्ट नहीं आएगा? ये वैसे ही सवाल है कि अर्जेंटीना जीतेगा या फ्रांस जीतेगा। दोनों जीतेंगे। हाँ, दोनों जीतेंगे। किसी ने जीतना है ना। हाँ, इफेक्ट आएगा। कितने लोगों का ख्याल है कि इफेक्ट आएगा? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ट्वीक करता हूँ, ये सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। क्लाइंट बैकअप नहीं ले रहा, रिकवरी के टेस्टिंग नहीं कर रहा, साल गुजर चुका है जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हैं, अब इशू आ गया बैकअप में, आपका ऑडिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऐसे ओपिनियन साइन कर रहे हैं, इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? हाथ उठाएं, इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? अल्ताफ भाई क्यों नहीं आएगा इफेक्ट? अगर ऑल्टरनेटिव उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक, प्रॉपर मेजर्स लिए हुए, डाटा के बैकअप, ठीक है बैकअप नहीं है, रेगुलर बैकअप नहीं है, ईयर एंड के बाद अगर बैकअप नहीं है तो फिर ज्यादा होगा। लेकिन अगर जब हम साइन कर रहे हैं उस वक्त अगर इस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं तो मेरे ख्याल में उनको अकोमोडेट किया जाएगा किसी हद तक कि वो सही कर लें, उसको ठीक कर लें। जनरली देखें, बैकअप
रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी सब्जेक्टिव है। जनरली डायरेक्टली हम नहीं कहते कि इनका इम्पैक्ट आएगा ऑडिट पे। जनरली क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा, फॉर एग्जांपल मेरा ईयर एंड दिसंबर 31 है, आज फोन आता है अभी यहाँ से आप बाहर निकले क्लाइंट का, यार मेरा तो बैकअप भी उड़ गया, रिकवरी भी नहीं हो सकती, देन इफेक्ट आ सकता है। ईयर एंड के बाद अगर हुआ, इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। आइजा, देखिए वही आइजा लग रहा है जो हमने बाकी पढ़े हैं, आईटी ऑडिट इज अंडर आइजा। So it's a condition which did not existed at balance sheet date and does not require an adjustment, may require disclosure depending on कितना बड़ा disaster। इसीलिए जब मैंने कहा था कि हमारे ITGCs का इम्पैक्ट ऊपर के 2 मॉड्यूल्स में आएगा, ऑपरेशंस इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, सब्जेक्टिव है। आई कैन नॉट गिव अ क्लीन चिट कि नहीं यार फेल हो गया तो इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। आई कैप में एक सेशन होता बताएगा, यू नीड टू सी व्हाट टाइम ऑफ ईयर एंड यू आर एंड आपके ओपिनियन ये काम का क्या पोजीशन है, ठीक है। एक और ऑब्वियसली इसको मैं ब्रीफली टच करूंगा क्योंकि आई थिंक टू मच टू एब्जॉर्ब होगा। प्रोग्राम डेवलपमेंट, मैंने जैसे कहा कि मेजर सिस्टम चेंज अगर कोई हो रहा है तो इट विल बी अ प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसके अंदर जब भी होगा, सो फॉर एग्जांपल अगेन आई कैप की एग्जांपल ही ले लेते हैं। आई कैप ने भी सैप लगाया तो इट वाज अ प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसके अंदर अगर कोई डेटा है तो डेटा की माइग्रेशन, इन्वॉल्वमेंट, यूएटी, क्यूएटी, ये सारी चीजें होंगी। सो इफेक्टिवली इसको हम ब्रीफली टच कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही रहेगा कि प्रोग्राम चेंज की तरह, लेकिन एक एडिशनल चीज आ जाएगी विच इज डेटा माइग्रेशन। क्योंकि जब भी प्रोग्राम डेवलपमेंट होती है आप पुराने सिस्टम को छोड़ के नए पे आ रहे होते हैं, तो पुराने में आपका ट्रायल बैलेंस और जीएल पड़ा है तो यहाँ शिफ्ट होगा ट्रायल बैलेंस, जीएल शायद शिफ्ट ना हो, वो क्लोजिंग बैलेंस तो शिफ्ट होगा ना। तो यू नीड टू इंश्योर कि जिस सिस्टम पे आपका क्लोजिंग था यहाँ ओपनिंग आ रहा है तो सही आया है नहीं आया। अच्छा, ट्रायल बैलेंस इज जस्ट एग्जांपल, ऑब्वियसली डेटर्स का सब्सिडरी होगा, क्रेडिटर्स का सब्सिडरी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन अनदर टाइप्स ऑफ सब्सिडरीज वुड बी देयर। साइबर सिक्योरिटी अगेन सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है कि साइबर सिक्योरिटी का इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। आइजा 315 इसकी गाइडेंस देता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, आई विल नॉट गो इनटू आइजा 315 बट दैट्स समथिंग आप आईटी ऑडिट ना भी करें, आइजा 315 प्लीज पढ़ लें 15 दिसंबर से पहले, क्योंकि इस साल का ऑडिट उसी के तहत होगा, सारा ऑडिट, नॉट आईटी ऑडिट, ठीक है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का अगर आपको लगता है कहीं इशू, तो फिर आपको क्लाइंट से उसके नेटवर्क के साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स पे बातचीत करनी पड़ेगी। दैट जनरली रिक्वायर्स अ स्पेशलिस्ट विद यू विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स नॉट अ कन्वर्सेशन वी वुड हैव डायरेक्टली। साइबर सिक्योरिटी की टीम को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको लीड करे। जनरली मीडियम या स्मॉल साइज क्लाइंट्स में नहीं होगा, बट अगर आता है तो एटलीस्ट द बेसिक क्वेश्चन, 3-4 बेसिक क्वेश्चन आई विल से कि भाई आपने कोई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराई है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, आपका साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट है उसका रिजल्ट क्या है। एटलीस्ट ये 2 सवाल जरूर पूछ लें, बट ऑब्वियसली दीज आर समथिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली विल बी शेयर्ड विद यू, सो वी कैन लेटर ऑन अगर किसी स्टेज पे इसको साइबर सिक्योरिटी को डिटेल में एड्रेस कर सकते हैं। सो अगेन अब हमने सब काम कर लिया, इट्स टाइम टू इवैल्यूएट एंड कंक्लूड, ठीक है। सबसे पहले अगेन रिपीट करते हैं क्या करना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना है। इसके बाद आपने डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एंड इफेक्टिवनेस को देखना है। इफेक्टिवनेस कैसे देखते हैं हम? बाय टेस्टिंग द एक्चुअल, वो सिर्फ डिजाइन नहीं देखना। एक जगह है जहां सिर्फ डिजाइन देख सकते हैं, वो ये कि अगर आपने आईटी ऑडिट पे रिलायंस प्लेस नहीं करनी तो आप सिर्फ डिजाइन देख सकते हैं, और आपने अगर डिजाइन देख के मुझे तो उसमें फेलियर नजर आ रहा है, आई विल नॉट टेस्ट इट। लेकिन जहां यू इंटेंड टू रिलाई, you have to check the operating effectiveness। ये आइजाज में भी दिया हुआ है कि इवन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट्स है कि आप सिर्फ डिजाइन पे ओपिनियन दे रहे हैं या डिजाइन एंड प्लस ऑपरेटिंग, तो वी हैव टू चेक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इफ वी नीड टू रिलाई। अज्यूमिंग कि हमने कहा, हमने ये भी चेक कर लिया, इसके बाद जो एक्सेप्शंस आपकी आई उसको आपने रिवैल्यूएट किया। सो फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल रखते हैं, टाइम शॉर्ट है, हम गए वहां देखा सिर्फ एक बंदा है जो छोड़ के चला गया था, उसकी आईडी डिलीट नहीं हुई थी। हमने ये भी चेक कर लिया उस आईडी से किसी ने कोई काम नहीं किया था, तो वी आर सेटिस्फाइड विद दैट डेफिशिएंसी, स्टिल रिपोर्टेबल, बट
हमारे ITGCs को अफेक्ट नहीं करती। We will conclude कि ITGC reliable है, so we'll effectively integrate the results of these IT general controls within our audit. वो कैसे होगा? Obviously हमें IT audit करना होगा, just for the sake of ये process है, how to do IT audit. I'll just skip it considering the time. I think I'll come to the application controls directly. ठीक है, अभी तक हमने ITGCs की बात की थी, एप्लीकेशन कंट्रोल को ब्रीफली टच किया था। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर जो assertions हैं वो CAVR है, which is completeness, accuracy, validity and restricted access। ठीक है, तीन नाम तो एज एन ऑडिटर समझ में आ ही गए, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ये है कि क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है। सो फॉर एग्जांपल किसी एक क्लाइंट पे एक बंदे ने इनवॉइस बनानी है, दूसरे ने अप्रूव करनी है, दैट्स अ मेकर एंड चेकर कंट्रोल। तो क्या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है? जैसे अभी हमने पॉस की बात की, फॉर एग्जांपल आज मैं आइडियाज पे जाता हूँ, मेरा जानने वाला खड़ा हुआ है, क्या वहाँ वो प्राइस चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, तो दैट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ठीक है, सो किसी भी ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स को आप देखेंगे तो आपको ये चार assertions करनी है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऑटोमेटेड क्या हो सकते हैं? प्राइस कैन नॉट बी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ इनवॉइस मेकिंग। गुड रिसीविंग कैन नॉट बी मोर देन परचेज ऑर्डर। इनवॉइस पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन GRN। ठीक है, credit period cannot be changed without authorization. Master data cannot be changed without authorization. These are some examples of automated controls जिन पे आप rely करके अपना substantive audit procedure काम कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली एक चीज सिर्फ और टच कर देता हूं बिफोर आई क्लोज द प्रेजेंटेशन, कि जब आप IT ऑडिट करते हैं तो समटाइम्स यू रिलाई ऑन रिपोर्ट्स एज वेल। तो आपको रिपोर्ट्स की दो तरह से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप IT ऑडिट कर रहे हैं तो आप IT ऑडिटर को कह सकते हैं भाई वो कर दे। दूसरा तरीका ये जो उनके ट्रेडिशनल ऑडिटर वाला है कि आप अपने सामने रिपोर्ट्स निकलवाएं, उसकी एक एक्सेप्ट रिजेक्ट टेस्टिंग कर लें, जो एक फ्लोर टू लिस्ट होता है, लिस्ट टू फ्लोर होता है। दैट मीन्स के रिपोर्ट से आपने बैक डॉक्यूमेंट्स देख लिए, बैक डॉक्यूमेंट से रिपोर्ट देख लिया, तो बोथ ऑप्शंस आर ओके। लेकिन इफ यू आर एंगेजिंग IT ऑडिटर देन यू मे आस्क हिम और हर टू रिव्यू द रिपोर्ट्स। उसको वो कैसे देखेगा? वो देखेगा पीछे क्वेरी क्या लगेंगे। इफ इट्स अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट, लेट्स सपोज SAP की रिपोर्ट है, उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसको पता है इस रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकता कोई, तो ही विल जस्ट लुक एट द पैरामीटर्स थ्रू व्हिच द रिपोर्ट वाज रन। So that's something you can do. I think we'll stop here and take any questions because time मेरा ख्याल है मेरा अपना पूरा ले लिया। So any questions? अच्छा, सबसे पहले पॉइंट ये है कि अगर आप IT ऑडिट करना चाहते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोल्स की लिस्ट होनी चाहिए। की कंट्रोल्स की कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि आप लेट्स सपोज किसी क्लाइंट पे गए, आपने रेवेन्यू का एग्जांपल लिया, तो आप रेवेन्यू क्लिक करें कि यार मैंने किन कंट्रोल्स पे रिलाय करना है, क्या वो ऑटोमेटेड कंट्रोल हैं या नहीं है। आपको अपना एक, और जनरली ये चूंकि सिर्फ आपको लगेगा फर्गसन का या किसी भी फर्म का, सारी बड़ी फर्मों में एक ये इशू होता है जो मैं आपको भी शेयर करता हूँ, ये दुनिया का इशू है। आई वाज कपल ऑफ मंथ्स अगो सऊदी अरब में, सिमिलर टाइप ऑफ सेशन आई वाज कंडक्टिंग, वहाँ भी कि जनरली होता क्या है कि हम IT ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि रिलायंस किस कंट्रोल पे प्लेस करना है। तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कोर ऑडिट टीम इज द एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग के कौन से कंट्रोल्स को मैंने रिलाई करना है। सेकेंड, जब भी आप IT ऑडिटर को एंगेज करेंगे, एक जनरल टेंडेंसी है यार ये तो IT का काम है, हम सब IT ऑडिटर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, we'll need IT people to work with us. There are certain technical aspects, but we need to own that as an engagement leader, as a partners, as managers, as team members. We cannot say कि it's a black box.
we have to be IT auditors ourselves. और I think ICAP भी इस पे qualification की भी बात हो रही है after qualification, so I think it's important, ठीक है. So IT audit जब हो रहा हो तो आपने दो areas पे critical सवाल करने हैं अपने IT audit से, program changes and access. Once that is done, third point है कि जो deficiencies निकली उसको evaluate कर लें, does it impact your ITGCs as a whole, या it's just an exception which you can report to those charge authorities. Last and foremost, obviously application controls की testing भी होनी है. ये सब करने के बाद अगर हमने जो शुरू में application controls decide किए थे, अगर हम उनको test नहीं करेंगे तो सारी exercise का कोई फायदा नहीं. उसके test करने का तरीका ये है कि application controls generally दो तीन तरीके से test हो सकते हैं. Either you do a walkthrough, for example, PO बनाया, GRN बनाई, invoice बनाई, walkthrough कर लिया. सेकेंड तरीका है, अगर आपके पास रेलेवेंट आईटी के लोग हैं, आपने उससे कहा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, वो जाके कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेगा सैप में कि ये हो सकते हैं. बोथ आर ओके. जनरली एप्लीकेशन कंट्रोल्स में हम टेस्ट ऑफ वन करते हैं. टेस्ट ऑफ वन करते हैं कि इसका मतलब अगर एक दफा टेस्ट कर लिया तो थ्रू आउट द कंट्री चलेगा, एज लॉन्ग एज प्रोग्राम चेंजेस में इशू नहीं है. तो अगर प्रोग्राम चेंजेस में कोई इशू आते हैं तो हम टेस्ट ऑफ वन को एक्सपैंड कर देते हैं. These are the key pointers, Altaf, I hope. Any other questions? सर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन. आपने बता दिया कि आपने क्या चीज़ें, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई की. मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि आप जब ऑडिट करते हैं तो आपकी नज़र से कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर कुछ मेजर पॉइंट्स. देखिए, जो जनरली मैं पहले टच किया था, एक दो पॉइंट्स में आपके आने से पहले भी बात की थी कि जनरली जो हमें ITGCs में इश्यूज आता है ना, प्रोग्राम में आता है. फिर प्रोग्राम के ऊपर क्लाइंट ने कंट्रोल्स अच्छे नहीं लगाए होते. अच्छा देखिए, अब हमें थोड़ा सा क्लाइंटों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है. वी आर हियर टू डू ऑडिट, लेकिन हम कोई तमगा लगाने के लिए नहीं कर रहे, हम भी पैसे अर्न करने के लिए कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द टाइम वी आर इन्वेस्टिंग, वी नीड टू अर्न फ्रॉम इट एज वेल. सो क्लाइंट को हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली कि यार put in the controls on program changes. So I think sometimes it's important that you talk to your client कि आप ये program change के control कैसे हैं. उसमें generally issue क्या आता है कि changes की population ही available नहीं होती. अब ये नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि program change ठीक है. ठीक है. दूसरा मसला यूजर का है कि यूजर का, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आज चाहे 10 ही की हो, 20 की हो, आप एक सिस्टम को रिव्यू करते हैं कि अच्छा 3 लोग चले गए तो उनकी एक्सेस खत्म हो गई, नहीं हो गई. किसी का अगर रोल चेंज कर दिया है तो सिस्टम में उसका रोल चेंज कर दिया. अगर ये दो एरियाज को आप अच्छी तरह कर लेना आज की तारीख में, तो आपका आईटी ऑडिट मैं कहूँगा 60-70% काफी हद तक एड्रेस होगा. जी. डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है. बेसिकली होता ये है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसेस, स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसेस में बजाते खुद एक तो आईटी उनका बड़ा कमजोर होता है, और वो जब जाते हैं क्लाइंट्स पे तो उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो वहां पे मीनिंगफुल क्वेश्चंस कर सकें. सबसे पहले अपना घर ठीक करें, मेरा कहना यह है. प्रैक्टिसेस से मैं मुखातिब हूँ. बेसिकली हमारी डाटा सिक्योरिटी का इस कदर इशू है कि क्लाइंट हमको पर्सनल एड्रेसेस के बजाय, मतलब फर्म एड्रेस जो ईमेल जो होता है उसके बजाय पर्सनल के ऊपर जो है वो उससे हम कहते हैं कि यार वो इन्फॉर्मेशन भेजो, या जो इंटरेक्शन हम जिस किस्म का करते हैं. बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. तो अल्ताफ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. एंड आई थिंक ये अगेन मैं डाइग्रेस नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट टच अपॉन जो ISQC1 है, जो हम पे एज अ फर्म लगता है, ISQC1 डिमांड्स कि हमारा आईटी इन्वायरमेंट ठीक हो, हमारी डेटा की सिक्योरिटी ठीक हो. अगर हम वो सब नहीं करेंगे और कल आईटी ऑडिट करने गए और खुदा ना खास्ता हमारे डेटा में इशू आ गया, तो हमारी रेपुटेशन एंड हमारी क्लाइंट क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी कि यार हमसे तो आईटी ऑडिट की बातें करते हैं लेकिन अपना घर ठीक नहीं है. आई थिंक दैट्स, और ये ड्राइव होता है ISQC1 से. अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. ISQC1 बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, आई एम श्योर ICAP उस पर भी, बट आई थिंक मे बी सनी कैन टेक नोट ऑफ दिस. ISQC1 requires certain things in IT environment within the firm. That's also important to address. ठीक है. Thank you जी.